चलिए सब लोग अब एक साथ गायत्री महामंत्र हमारे साथ साथ बोलिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो साइंस टेक में आज जो हम चर्चा करेंगे वो डिफेंस टेक्नोलॉजी और स्पेस टेक्नोलॉजीज। डिफेंस टेक्नोलॉजी आपको जो इम्पोर्टेंट पार्ट बचा हुआ है वो 5-6 चीज़ें हैं, थोड़ा नोट कर लीजिए। डिफेंस टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, नाभिकीय प्रौद्योगिकी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स एंड इंडस्ट्री 4.0 तो कुछ चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। इससे पहले हम कर चुके हैं, खास करके बायोटेक्नोलॉजी हमने कंप्लीट किया था बायोटेक्नोलॉजी। तो जिन लोगों ने एक लेक्चर अभी अभी ज्वाइन किया है, आप लोग पीछे जा कर के देख सकते हैं यूट्यूब पे, तो आपको पुराने लेक्चर मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप अपना होमवर्क पूरा कर सकते हैं, ठीक है ना। बुक्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आप कोई सी भी एक TMH की बताई हमने, टाटा मैगरा वाली, वो मैगरा हिल वाली ले सकते हैं, या फिर कोई सी भी एक आध कोई अच्छी जो बुक हो, कोई भी किताब लेंगे 400-500 पेज की किताब जरूर होगी। 400 पेजेस मिनिमम आपको इस फील्ड में पढ़ना पड़ेंगे। तो आगे पीछे एक बार तो करना ही होता है, बेसिक्स क्लियर करने पड़ते हैं। और जिस भी सब्जेक्ट को आप पढ़ें पहले उसके थोड़े से बेसिक्स टर्मिनोलॉजी वाले पार्ट कर लें। साइंस टेक सीधा सीधा प्रीलिम्स के सिलेबस में नहीं है, जनरल साइंस के नाम से है, लेकिन क्वेश्चंस इसी सेक्टर से आते हैं। और मेंस में कुछ चीज़ें सिलेबस में जुड़ जाती है, जैसे कि इंडिजिनाइजेशन, यानी कि हमारे यहाँ का देशीकरण। भारत ने इंडिजिनस टेक्नोलॉजी कौन कौन सी डेवलप की है, इंडिया ने खुद से, तो जिसको हम मेक इन इंडिया कहते हैं और जिसको हम बोलते हैं कि भारत आत्मनिर्भर भारत के तहत डिफेंस में हम ही लोग कुछ पुर्जे बनाने लगे हैं, हेलीकॉप्टर बनाने लगे हैं, दुनिया भर को हथियार बेचने लगे हैं, ये सब चीज़ें उसी में आती है, आत्मनिर्भर भारत। तो ये मेंस के सिलेबस में है, लेकिन प्रीलिम्स में भी उसके सीधे क्वेश्चंस आ सकते हैं डिफेंस वाले पार्ट से, ठीक है ना। और उधर जो आप पढ़ते हैं दूसरा वो आता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में IPR रिजिम पूरा का पूरा बौद्धिक संपदा अधिकार, तो जिसमें पेटेंट भी हैं, जिसमें कॉपीराइट भी हैं, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन भी है, लेआउट्स भी हैं सारे, तो वो सब चीज़ें इसमें आएंगी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ये साइंस टेक से इसलिए जुड़ा हुआ है क्योंकि इनोवेशन से जुड़ा हुआ है, R&D से जुड़ा हुआ है। जो भी रिसर्च होगी और रिसर्च के फाइंड आउट होंगे तो उसके बाद आदमी पेटेंट कराता है, तो कॉपीराइट होता है, या इंडस्ट्रियल डिज़ाइन होता है कोई, तो उसको पेटेंट कराता है, डिज़ाइन का पेटेंट होता है। ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स वाला भौगोलिक संकेत का भी होता है, पहचान आइडेंटिफिकेशन उसका ज्योग्राफी के हिसाब से। तो हम जब बासमती राइस की बात करते हैं, किसी प्रोडक्ट की बात करते हैं, चंदेरी साड़ी की बात करते हैं, कांजीवरम साड़ी की बात करते हैं, तो ये सब भौगोलिक संकेतक होते हैं। तो ये भी एक कॉपीराइट की तरह होता है, ठीक है ना। नागपुर के संतरे हो गए, भुसावल का केला हो गया, बीकानेर का नमकीन हो गया, तो बीकाजी नमकीन बोलते हैं हम, बीकानेर से बना है, तो ये वहाँ की पहचान होती है। तो उसको लोग कमर्शलाइज करते हैं, उसकी वजह से व्यापार करते हैं उसके नाम से। दूसरे लोग फिर उसको उस नाम से नहीं बेच पाएंगे,
तो हल्दीराम नागपुर का है, तो हल्दीराम के नमकीन मतलब नागपुर से वो उसका ब्रांड है। तो या तो नागपुर के नमकीन है या फिर बीकानेर के नमकीन है। तो इंडिया में 2 तरह के नमकीन जो है इस तरह से जोड़ करके उन्होंने बनाया। तो ऐसी लिस्ट बनाई है, हर साल सरकार ये करती है, 10 से 15 चीज़ें जो है वो उसमें जोड़ देती है। तो ये भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है। हालांकि ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कलेक्टिव है, ग्रुप के हिसाब से है, पूरी सोसाइटी या उस एरिया के लोगों का कंट्रीब्यूशन है और हिस्टोरिकल कंट्रीब्यूशन कभी का नहीं है एकदम से। जबकि पेटेंट में और कॉपीराइट में इंडिविजुअल होता है और रिसेंट होता है, ठीक है। तो वो हम पढ़ेंगे, बट कुछ चीज़ें जो है मेंस के हिसाब से, इसलिए उसको हम अभी यहाँ उतना ज़्यादा जिक्र कम करेंगे। अभी हम प्रीलिम्स के हिसाब से जो चीज़ें अभी उसको पहले लेके चल रहे हैं। तो आप साइंस और टेक का पूरा लगभग मैंने आपको सिलेबस बता दिया, ये सिलेबस है। तो ये बाद में जो चीज़ें जुड़वाई मैंने वो सब मेंस में है। बाकी रोबोटिक्स तक जो बात बताई, इंडस्ट्री 4 तक जो बात बताई, तो इंडस्ट्री 4.0 में 5 चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट, बल्कि 6 चीज़ें 7 चीज़ें लिख लीजिए। तो पहली तो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई जिसको हम लोग कहते हैं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सेकंड है मशीन लर्निंग। हमारा कंप्यूटर, हमारी मशीनें, रोबोट्स, ये खुद ही अपने आप में बहुत कुछ करने लग जाएंगे, वही चीज़ों को सीख जाएंगे। तो एक तरह से रिप्लेस कर दिया जाएगा ह्यूमन को, तो मशीन लर्निंग। और अगर उनमें बहुत सारे एहसास आ गए, अगर रियलाइजेशन आने लगा, इमोशंस आने लगे थोड़ा थोड़ा और डीप में चले गए, तो डीप लर्निंग भी हो जाएगी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, 3D प्रिंटिंग, तो जो आप क्रिप्टो करेंसी और वो बात करते हो क्रिप्टोग्राफी वाली, वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में आ जाएगा। 3D प्रिंटर भी जुड़ जाएंगे तो वो इधर आ जाएगा। पिछले जो डिकेड में अगर हम जाएं तो वहाँ इंटरनेट ऑफ थिंग्स, वहाँ जो वर्ड सबसे ज़्यादा फैशनेबल था और काफ़ी चर्चा में था वो IoT, वो यहाँ पे भी रहेगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। क्लाउड कंप्यूटिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग, सुपर कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग, सुपर कंप्यूटिंग। तो ये एडवांस IT हो गया है, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है इंडस्ट्री 4.0, सोसाइटी 4.0 और इंडस्ट्री 4.0 दो तरह से कई बार पूछा जाता है। सोसाइटी 1.0 वही फर्स्ट टाइम पे गुफाओं से उतर करके डोमेस्टिकेशन फर्स्ट टाइम जो हुआ था इंडस वैली सिविलाइजेशन से पहले 10,000 ईयर BC, 10,000 BC में जो फर्स्ट टाइम गांव बने थे, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स, एग्रीकल्चर की जो शुरुआत हुई थी वो सोसाइटी 1.0, उसको बोलते हैं सोसाइटी 1.0। वहां से लेकर के सोसाइटी यहां तक, बट वहां इंडस्ट्री 1.0 नहीं है, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था। इंडस्ट्रियलाइजेशन फर्स्ट टाइम स्टीम इंजन जब आया था, जेम्स वाट का भाप का इंजन, वो इंडस्ट्री 1.0, सोसाइटी 1.0 वहां पर है, ठीक है। दोनों में अंतर समझिएगा, कभी कभी दोनों को जोड़ करके देखने की तो पढ़िएगा, जा करके नोट्स बनाइए इस बार, सोसाइटी 1.0 से फ्रॉम सोसाइटी इंडस्ट्री 1.0। बाद में जब इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ, पहली बार इलेक्ट्रिसिटी आई, तब ICT, इंटरनल कम्बशन टरबाइन, पेट्रोल और डीजल से चलने वाले इंजन,
इनकी शुरुआत इंडस्ट्री 2.0, कंप्यूटर, डिजिटल की तरफ चले गए हम लोग। कंप्यूटर जब आया तो 3.0, और इंटरनेट आकर के जब हम ये सारी चीज़ें जो आपको बताई, ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, ये सारी चीज़ें, ये चीज़ें जब जुड़ गई तो इंडस्ट्री 4.0। तो हम समाज की बात करते हैं तो वो वाला समाज, आदि समाज, आदिवासी समाज या जनजातीय समाज, कृषक समाज, एग्रीकल्चर सोसाइटी, रूरल सोसाइटी जो है, देन औद्योगिक सोसाइटी, इंडस्ट्रियल सोसाइटी, अर्बन सोसाइटी, अर्बन सोसाइटी एज ए इंडस्ट्रियल सोसाइटी, एंड पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, मेट्रो सिटीज़ जहाँ केवल ऑफिसेज होते हैं। तो पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी का एग्जांपल एमपी नगर, केवल ऑफिसेज ज़्यादा हैं, बैंक ज़्यादा हैं, धुआं निकलती हुई फैक्ट्रियाँ नहीं दिखेंगी, धुआं निकलती हुई फैक्ट्रियाँ नहीं दिखेंगी, काम करते हुए मजदूर आ रहे हैं, जा रहे हैं, काम चल रहा है, लोडिंग हो रहा है, बहुत कम दिखेगा। क्या दिखेंगे? लोगों के पास बैग हैं, फाइलें हैं, इधर भाग रहे हैं, उधर भाग रहे हैं, इस ऑफिस में जा रहे हैं, उस ऑफिस में जा रहे हैं, कोई बैंक जा रहा है, ऑफिस वर्क ज़्यादा। तो इसको बोलते हैं पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी। न्यूयॉर्क, नोएडा, गुड़गांव, न्यूयॉर्क, और हमारे यहाँ भोपाल में देखें तो एमपी नगर। अब उधर चले जाएंगे न्यू मार्केट में तो एक अलग दुनिया है, वो थर्ड फेज है, इंडस्ट्रियल फेज कह सकते हो उसको, या मार्केट फेज है। बट यहाँ का मार्केट डिफरेंट है, यहाँ केवल ऑर्डर लिए जाते हैं, सामान कम खरीदा जाता है, होलसेल ज़्यादा है। तो बहुत बड़ी बड़ी शॉप हैं, बट वहाँ सामान देखने जाओगे, आप कहोगे हमको ये एक दे दो, तो वो कह देंगे नहीं ये होलसेल है। तो सीहोर में जैसे किसी को 10,000 चाहिए तो उसको 10,000 की सप्लाई करते हैं। यहाँ केवल ऑर्डर बुक होता है, और यहाँ सैंपल रखे हुए हैं, और ऑर्डर बुक कराइए, फिर उनके गोडाउन से सब माल लोड होगा और वहाँ से वो सीहोर में सप्लाई हो जाएगा। यहाँ केवल ऑर्डर बुक होगा और पैसा दिया जाएगा, चेक दिया जाएगा या फिर उसका पेमेंट किया जाएगा। ऐसी जो सोसाइटी होती है पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी कहलाती है। तो ऐसे समाज का विकास होता है इस तरह से। तो पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी में धर्म का कोई मतलब नहीं रह जाता, धर्म उतना प्रभावित नहीं करता। एग्रीकल्चरल सोसाइटी में धर्म का रोल बहुत होता है। इंडस्ट्रियल सोसाइटी में भी फुर्सत नहीं होती मंदिर जाने की और मस्जिद जाने की और इसकी, वो अपना काम करते हैं, हार्डवर्क होता है। पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी में तो वो लगभग नास्तिक हो जाते हैं, मनी माइंडेड हो जाते हैं, हर पल पैसा। तो अलग अलग तरह के लोगों की सोसाइटी की अलग अलग तरह की मान्यताएं होती हैं। और एकदम ट्राइबल सोसाइटी में भी धर्म नहीं होता, वहाँ जादू टोना होता है। वो लोग आत्माओं में विश्वास करते हैं, टोने में विश्वास करते हैं, ताबीज में विश्वास करते हैं। वो जंगली लोग होते हैं, जनजातीय लोग, उसको ट्राइबल सोसाइटी कहते हैं, जंगली सभ्यता। तो सभ्यताओं का ऐसे विकास होता है, तो धर्म का भी ऐसे विकास होता है। जो ट्राइबल सोसाइटी होती है वहाँ जादू होता है, जो रूरल सोसाइटी होता है वहाँ धर्म होता है, अर्बन सोसाइटी में साइंस होता है। तो जादू, धर्म, विज्ञान, ऐसे ग्रोथ होती है। जादू, धर्म और विज्ञान, सोसाइटी ऐसे बनती है। मॉर्गन ने उसको, जब हम मॉर्गन का विकास का सिद्धांत पढ़ते हैं तो वो उसको असभ्यावस्था बोलता है, सेवेजरी बोलता है, जंगली व्यवस्था। फिर वो बार्बरिज्म और फिर सिविलाइजेशन। तो इसको सिविलाइज्ड कहते हैं, सभ्यता। तो जो अर्बन सोसाइटी है, इंडस्ट्रियल सोसाइटी है और साइंटिफिक सोसाइटी है। अर्बन सोसाइटी, इंडस्ट्रियल सोसाइटी, साइंटिफिक सोसाइटी, ये सिविलाइजेशन कहलाती है, सभ्यता। कल्चरल इवोल्यूशन,
सांस्कृतिक विकास इसी रूप में होता है। संस्कृति ऐसे कल्चर डेवलप होता है। यहाँ उपभोक्तावाद, कंज्यूमरिज्म बहुत होता है। इंडस्ट्रियल सोसाइटी, पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी में कंज्यूमरिज्म, इकोनॉमी सरप्लस इकोनॉमी, सरप्लस इकोनॉमी यानी कि लोगों के पास बैंक बैलेंस होता है, जमा होता है पैसा। मनी माइंडेड लोग होते हैं, पैसा जमा होता है, बैंक में बैलेंस होता है और चीजें बहुत खरीदते हैं। कंज्यूमरिज्म, उपभोक्तावाद, कंज्यूमर होते हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सरवाइव करने के लिए बहुत कम सरप्लस होता है। अनाज के रूप में सरप्लस होता है, साल भर खाने का अनाज होता है उनके पास। एक आध महीने के लिए प्याज और आलू और ये सब होते हैं, तो अलग प्रकार का सरप्लस होता है। कमोडिटी सरप्लस, ये कैपिटल सरप्लस होता है, वो कमोडिटी सरप्लस होता है। वस्तुएं सरप्लस में होती है ग्रामीण अर्थव्यवस्था में। रूरल इकोनॉमी में वस्तुएं ज़्यादा होती है साल भर के लिए, महीने भर के लिए। और आदिवासी अर्थव्यवस्था में निर्वाह अर्थव्यवस्था होती है, ओनली सब्सटेंशियल इकोनॉमी, यानी कि 24 घंटे का, बस अगले 24 घंटे के लिए फिर जंगल जाते हैं, फिर इकट्ठा करके लाते हैं। 24 घंटे की व्यवस्था होती है उनके पास, उसको बोलते हैं आदिवासी अर्थव्यवस्था, प्रिमिटिव इकोनॉमी। तो इकोनॉमी समझ में आ गई कैसे ग्रोथ हो रही है, धर्म समझ में आ गया कैसे ग्रोथ कर रहा है, सोसाइटी समझ में आ गई कैसे ग्रोथ कर रही है, और इकोनॉमिक बिहेवियर समझ में आ गया कि कंज्यूमरिज्म कैसा है, खर्चा कैसे करते हैं, एक्सपेंडिचर कैसे होता है, वो समझ में आ गया। तो कितनी सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है। ये सब चीजें एक दूसरे से प्रूव होती हुई दिखती हैं। तो एकदम आदिवासियों में चले जाओगे तो पोलीगेमी, मैरिज की व्यवस्था में कोई कानून नहीं होता, 2 पत्नियां भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। विवाह के खास कठोर नियम नहीं होते, तलाक के कोई खास नियम नहीं होते, पंचायतें तय कर देती है। लेकिन रूरल में थोड़ा सा ऑर्गेनाइज हो जाता है, टफ होता है, क्लोज सिस्टम होता है। तो कास्ट सिस्टम, कास्ट बेस्ड सिस्टम होता है। सोसाइटी में कास्ट होती है, क्लोज्ड होता है, ऑनर किलिंग होती है अगर दूसरी कास्ट में शादी हो जाती है। अब वो ओपननेस आ जाती है, तो वहाँ कास्टिज्म होता है, और अर्बन सोसाइटी में आकर के क्लासिज्म हो जाता है, वहाँ क्लास होती है। शहरी क्षेत्र में कास्टिज्म नहीं होता है, शहरी क्षेत्र में क्लास होती है। ये लोअर क्लास लोग हैं, झुग्गी में रहते हैं, ये छोटे छोटे मकानों में रहने वाले मिडिल क्लास हैं, लोअर मिडिल क्लास हैं, कॉलोनीज में रहने वाले मिडिल क्लास हैं, अपर मिडिल क्लास हैं, एकदम बड़े बड़े मकानों में रहने वाले अपर क्लास हैं, जो महंगी गाड़ियां रखते हैं, 1 करोड़ तक की गाड़ियां रखते हैं, हवाई जहाज में ज़्यादा जाते हैं, विदेशों में जाते हैं, ऐसे लोग अपर क्लास हैं। तो वहाँ कास्ट नहीं होता, वहाँ क्लासिज्म होता है। और वापस ये पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी में जाकर के वापस ये सब बराबर हो जाता है, उसमें ज़्यादा मायने नहीं रखते। जकरबर्ग के यहाँ काम करने वाला फेसबुक में वो और दोनों हो सकता है एक ही गाड़ी में जाएं, और ईगो खत्म हो जाता है, क्योंकि वहाँ वैल्यूज बहुत बढ़ जाती हैं, एथिक्स बहुत आ जाते हैं, और डाउन टू अर्थ होते हैं लोग, ईगो नहीं होता। वो फिर एक अलग सोसाइटी हो जाती। तो इसलिए ईगो, झगड़े, पॉलिटिक्स, पोलराइजेशन, ये सब चीजें अगर आप समझोगे ना, फिर आपको गुस्सा आना बंद हो जाएगा। आपको लगा अच्छा ये वो वाली सोसाइटी है, ये प्रॉब्लम, अच्छा इसका मतलब इसके समझ में ये वाली आ ही नहीं सकती क्योंकि ये तो उससे है ना। तो एकदम न्यूट्रल हो जाओगे, आपको लगेगा कि ये कोई गुस्से की जरूरत नहीं है, इसमें गुस्से की जरूरत नहीं है। तो आपको ऐसे धर्म की समझ, ऐसे सोसाइटी की समझ, दरअसल आप सिविल सर्विसेज में जा रहे हो तो आपको ऑब्जर्व करना आना चाहिए, सोसाइटी कैसी है, इकोनॉमी कैसी है, लोग कैसे हैं, धार्मिक व्यवहार कैसा है, इकोनॉमिक बिहेवियर कैसा है। तो ऐसे आप खेल रहे हो, समाज से खेल रहे हो, आप देख रहे हो समाज को, आप ऑब्जर्वर हो, आप उसका पार्ट नहीं हो। और आपको सबको बैलेंस करना है, इसको क्या सपोर्ट करना है, इसको क्या सपोर्ट करना है, इसको कहाँ ले जा। तो शतरंज की गोटियां बिठाने वाला जो खेल रहा है ना, अदरवाइज वो अपने आप को ही एक गोटी मानने लगता है, वो सोचता है मैं ही, मतलब मुझे मेरे ही साथ खेला जा रहा है। आपको ऐसा महसूस नहीं करना है, बल्कि आप उसमें से हो,
जो आप समाज को सेट करते हो, इसको यूँ कर दो, इसको यूँ कर दो, ये ऐसे होगा तो वैसा हो जाएगा, इसको यूँ कर, तभी तो आप पॉलिसी मेकर होते हो ना, तभी आप गवर्नमेंट को सलाह देते हो कि आप ऐसा कानून बना दो, यूँ कर दो, इसको हमको इधर लेके आना है, उसका थोड़ा सा पावर कम करना है, या सुपर रिच टैक्स लगा के इसको थोड़ा सा डाउन करेंगे, इस साल के बजट में हम इसको यूँ ले जाएंगे, इस वाले को थोड़ा सा इधर लाने की ज़रूरत है, ये यहाँ एडजस्ट हो गया तो फिर वहाँ दिक्कत आ सकती नहीं, हम इसको इधर करेंगे। तो ये पूरा वो शतरंज खेल रहा होता है पॉलिसी मेकर, और वही सलाह दे रहा होता है, वही एडवाइज़र होता है गवर्नमेंट का। ठीक है, तो जब आप उस स्तर पे जा रहे हो तो आपको सोसाइटी का खुद को हिस्सा मान करके उसमें फंसना नहीं है, नहीं तो इंडल्ज होकर के हम खुद ही परेशान हो जाएंगे, हम खुद फील करने लग जाएंगे कि हमारे साथ गलत हो रहा है, रोने लग जाएंगे, हम तो बर्बाद हो गए, हमारा तो ये हो गया, तो फिर आप नहीं कर सकते। इसलिए लिखते समय में भी आपकी लिखावट में बहुत मैच्योरिटी होनी चाहिए। आपको ये फील नहीं कराना है कि ये दुखी आदमी लिख रहा है, आपको ये कहना है कि ये बहुत दुखी हैं, इनके लिए ऐसा होना चाहिए, वो बहुत दुखी हैं उसके लिए, और उसने दुखी कर रखा है इसलिए उसको दंड मिलना चाहिए, उसके साथ ये करो, उसने यूँ कर दिया इसलिए इसके साथ ऐसा करेंगे और उसके साथ वैसा करेंगे, ये मेरा सुझाव है, इसको मानिए, तो ये ठीक हो जाएगा। ये हो गया। तो ये आपका लिखने का तरीका होता है। तो लिखने के तरीके में भी वो चीज़ें आएंगी तो हमारी लाइफ में भी आती है, हमारा जीवन जीने का तरीका भी वैसे ही हो जाता है। इसलिए साइंस टेक को उस तरह से पढ़िए। ठीक है, आप पॉलिसी मेकर हैं, आपको साइंस का प्रोफेसर नहीं बनना है, आपको कॉलेज में जाके एक्सप्लेन नहीं करना है, आपको पॉलिसी बनानी है। ठीक है, और पॉलिसी सबके लिए बनानी है, इसलिए सबको पढ़िए। ऐसा नहीं आप जिस वर्ग से आते हैं उसकी बात नहीं करेंगे, नहीं तो फिर पकड़ा जाएंगे कि आप कमजोर वर्ग से हैं, आप मजबूत वर्ग से हैं, आप मध्यम वर्ग से हैं। आपको अपना वर्ग जो है वो वहाँ स्पष्ट नहीं होने देना, इसलिए न्यूट्रल रहना है, आपको सेक्युलर रहना है, क्योंकि आपको पॉलिसी सबके लिए बनानी पड़ेगी। अंबेडकर जो है वो दलित वर्ग से आते थे, लेकिन वो पॉलिसी तो सबके लिए बना के गए, पूरे भारत की जनता के लिए संविधान बनाया ना, केवल दलितों के लिए थोड़ी बनाया, वो तो सबके लिए है। तो वो झलक वैसी होनी चाहिए। कैसी झलक होनी चाहिए? सबके लिए। कोर्ट में कोई वकील बैठा है और अगर वो ब्राह्मण है तो केवल ब्राह्मणों का वकील थोड़ी है, उसके पास तो जो भी आदमी अपनी समस्या लेके जाएगा, फीस देगा, वो उसकी वकालत करेगा। कोई हॉस्पिटल खोल के बैठा है तो वो किसका है? जो भी आएगा उसका इलाज करेगा ना, फीस लेगा, इलाज करेगा। तो फिर आप किसी वर्ग के हिसाब से थोड़ी लिख सकते हैं, आपको भी तो सभी के हिसाब से लिखना पड़ेगा ना। तो आपको वहां इंडल्ज नहीं होना है, आपको बाहर रहना है। लिखते समय आपको ऑब्जर्वर रहना है, आप उससे बाहर हो। आप बताओगे कि कहाँ क्या है और कहाँ क्या है, निष्पक्ष तौर पे। आप रिपोर्टर की तरह लिखोगे, थर्ड फॉर्म में, पैसिव वॉइस में, इनडायरेक्ट स्पीच में लिखोगे। एक्टिव वॉइस नहीं होगा। रिपोर्टर जिस तरह से लिखा था कि नेताजी आए थे, उन्होंने ये भाषण दिया और 20,000 जनता सुन रही थी और उन्होंने अपनी भाषण में ये बातें कही, वो ये नहीं लिखेगा कि मैं ये सुन रहा था और मुझे ये बातें अच्छी नहीं लगी। और वो रिपोर्टर सिर्फ आपको ये बताता है कि उसने क्या कहा और सुना किसने और उसने क्या क्या कहा, बस। आपका रोल भी वही होता है। आगे समझ में? इसलिए इसमें इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। सिविल सर्विसेज की तैयारी में आपको उतना इमोशनल नहीं होना है। कई लोग इमोशनल हो जाते हैं, वो गड़बड़ कर देते हैं, वो पकड़ा जाते हैं, वो अपना वो किस तरफ है वो बता देते हैं, लिखने में बता देते हैं कि मैं इस तरफ हूँ, वो फंस जाते हैं, वो ट्रैप में आ जाते हैं, उनका बनना मुश्किल हो जाता है। आपको सिर्फ वहाँ लिखना है कि यूँ था और यूँ था, यूँ होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा किया गया, उसमें ऐसा था, इसमें था ऐसा, बस। अब मुझे लगता है इजी हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो ट्रैप में आ जाओ। क्वेश्चन की स्टाइल होती है कि वो आपको पकड़ता है। ठीक है, चलिए तो अब डिफेंस को पढ़ते हैं।
डिफेंस और स्पेस में एक खूबसूरती है कि दोनों का आविष्कार साथ साथ हुआ है। सबसे पहले तो एटॉमिक एनर्जी कमीशन 1948 में ही परमाणु ऊर्जा आयोग बन गया था हमारे यहाँ। तो हम एटॉमिक एनर्जी को भी कोशिश करेंगे साथ साथ लेते जाएं, क्योंकि तीनों ही एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। जब हम परमाणु बम की बात करते हैं तो एटॉम बम की बात करते हैं, तो वो एटॉमिक एनर्जी के विकास के साथ साथ है। कई बार लोग हथियार रखने की सलाह देते हैं ना धार्मिक झगड़ों में, और उसमें कि वो जो नारियल काटने वाला लंबा सा चाकू होता है वो हमें अपने घर में रखना चाहिए क्योंकि नारियल काटने पड़ते हैं। लेकिन उसमें संकेत क्या होता है? नारियल काटना नहीं होता है। मतलब कभी कोई दंगा वगैरह हुआ तो हमारे घर में ऐसा हथियार होगा तो सामने वाले की गर्दन काटने में काम आएगा। ये स्टाइल होता है भड़काने का पब्लिक को। तो जानबूझ करके सांप्रदायिक जो विद्वेष फैलाते हैं वो लोग इस प्रकार की चर्चा करते हैं, इस स्टाइल में करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो लोग परमाणु बम बनाना चाहते हैं वो कभी नहीं बताते कि हम परमाणु बम बना रहे हैं और हम किसी को फोड़ेंगे और किसी को मारेंगे, ये बम किसी देश पे ले जाके डाल देंगे हमारे दुश्मन पे। वो बोलते नहीं, हम परमाणु ऊर्जा का बिजली बनाएंगे, हम बिजली बनाने ऊर्जा के लिए हमें परमाणु ताकत चाहिए, हम एटॉमिक पावर बनना चाहते हैं। बट दूसरा देश जानता है, उसका दुश्मन जानता है कि ये बिजली तो बहाना है, दरअसल तो ये परमाणु बम बनाएगा। ईरान भी यही बोल रहा था, लेकिन अमेरिका ने फिर सैंक्शन लगाया ना। अमेरिका दुश्मन जो बना वो सारे इंस्टॉलेशन जो है उन्होंने पता लगा लिया कि तो परमाणु बम की शुरुआत है। भारत ने बनाया तो पाकिस्तान ने भी बना लिया। हमने भी परमाणु जो है ताकत हासिल की और परीक्षण भी किया, 74 में उस समय में किया था, और अभी फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पोखरण में फिर किया। तो जब हम ऐसा परीक्षण करते हैं तो दुनिया को ये एहसास कराते हैं कि हमारे पास परमाणु ताकत आ चुकी है। अब हम लोग अपना न्यूक्लियर डिटरेंस, हमारा डिफेंस वाला वो ताकत दिखाते हैं। तो पाकिस्तान ने भी दिखाया कि हमारे पास भी परमाणु बम है। तो अब्दुल कदीर खान जो भोपाल के ही जन्मे हुए थे, वो वहाँ के परमाणु वैज्ञानिक थे पाकिस्तान के। तो ये परमाणु ऊर्जा डिफेंस का सीधा लेना देना है इसका, इसलिए डिफेंस टेक्नोलॉजी का जो डेवलपमेंट हुआ उसका इसके साथ, और उधर जो अंतरिक्ष की जो शुरुआत हुई इसरो की 1971 से लेकर के 75-76 तक, हमने इसरो को पूरा मजबूत बना दिया। पहले तो केवल एक आयोग बनाया, अंतरिक्ष आयोग, फिर बकायदा एक डिपार्टमेंट बनाया, फिर बकायदा इसरो ही बना दिया, तो एक अलग विभाग बना दिया। पहले तो वो डिफेंस के साथ ही था, एक तरह से इसी के साथ था। बाद में हमको लगा कि नहीं, अंतरिक्ष को तो हम अलग ले जाएंगे, क्योंकि उसका हम उपयोग दूसरे दूर संचार में करेंगे, टेलीविज़न में करेंगे, मोबाइल में किया बाद में हमने, और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए किया। लेकिन उस मर्म को समझिएगा, तो अब आप जब पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैं पृष्ठभूमि बना रहा हूँ, इंटरेस्ट जग रहा है कि नहीं आपका? हाँ, तो वो डिफेंस, तो दोनों चीज़ें डिफेंस से जुड़ी हुई थी। अगर हम दूर तक एस्केप वेलोसिटी से अगर हम अंतरिक्ष में फेंक सकते हैं सैटेलाइट को, तो इसी को जब तिरछा कर देंगे तो पाकिस्तान पर भी फेंक सकते हैं। ऊपर अंतरिक्ष में ना फेंकने के बजाय उसको थोड़ा सा एंगल चेंज कर देना है, तो वो दूसरे देश पे जाके गिरेगा, क्योंकि स्पीड तो काम आएगी ना। तो वही प्रक्षेपण, इसको बोलते हैं प्रक्षेपण, ठीक है, लॉन्च करना। तो उधर जो लॉन्च करेंगे और इधर जो लॉन्च करेंगे, तो इसमें वो मिसाइल कहलाएगा। ऊपर जो जाएंगे उसको हम व्हीकल बोलते हैं, लॉन्च व्हीकल, यहाँ हम उसको मिसाइल बोल देते हैं। दोनों के ऊपर वॉर हेड होता है, वहाँ सैटेलाइट होता है, यहाँ ऊपर बम रहता है। दोनों का सिद्धांत एक ही है, जो ऐसे थ्रस्ट पैदा कर सकता है वो वैसे भी थ्रस्ट पैदा। तो विकास तीनों का साथ साथ है। एटॉमिक एनर्जी का विकास में क्या करेंगे हम? वॉर हेड चेंज कर देंगे।
बाकी समय में हम बिजली बनाएंगे शांति काल में, लेकिन हमने वो फार्मूला विकसित कर दिया तो बम भी बना सकते हैं, और बम बना भी लिया। ठीक है ना? तो इन तीनों को साथ साथ समझने की कोशिश कीजिए। और इनकी हिस्ट्री जो है, आप उनकी ओरिजिनल डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे चले जाइए, एटॉमिक एनर्जी कमीशन की वेबसाइट पे चले जाइए, वहाँ आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मिल जाएगा, पूरा क्रोनोलॉजी मिल जाएगा, स्लाइड्स मिल जाएंगी। फिर इधर आप अंतरिक्ष इसरो की वेबसाइट पे चले जाइए तो इसरो का पूरा डेवलपमेंट मिल जाएगा अभी तक का। और उधर आप डिफेंस DRDO की वेबसाइट पे चले जाइए, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO। और तीनों ही एजेंसियां कमर्शियल भी हो गई है, कमर्शियल व्यापार भी करने लगी है, प्रोडक्ट्स भी बनाने लगे हैं, तेल साबुन से लेके दवाइयाँ, और लोगों के रोजगार मतलब लोगों के काम की चीज़ें भी बनाने लगे हैं, और मार्केट में भी आ गई हैं, मॉल वगैरह में चीज़ें, इनके मॉल हैं। तो ये शांति काल के लिए भी बना रहे हैं, बिस्किट्स बना रहे हैं, सैनिकों के लिए बनाते हैं तो आम आदमी को भी दे देते हैं, जैकेट बनाते हैं तो वो दे देते हैं, पानी की बोतल बनाते हैं तो वो दे देते हैं, कोई सब्जी उगाते हैं अच्छी क्वालिटी की तो वो दे देते हैं, बिस्किट या और कोई खाने पीने की चीज़ें, चॉकलेट वगैरह कुछ भी, आइसक्रीम कुछ भी, बहुत सारी चीज़ें जो 10 दिन तक खराब ना हो, सैनिक वहाँ खा सके बॉर्डर पर, पानी में उबाल करके तुरंत पोहा तैयार हो जाए, उपमा तैयार हो जाए, ऐसी इंस्टेंट मेकिंग वाली चीज़ें, ढेरों चीज़ें मार्केट में भी, अब आम लोग भी उसको खा सकते हैं वहाँ से खरीद के। तो अब उन्होंने दूसरा व्यापार करने का, यानी वो सैनिकों के लिए बनाते हैं, देश के लिए बनाते हैं, अब वो पड़ोसी देशों को बेचने के लिए भी, दूसरे देश खरीदना चाहते हैं तो उनके लिए भी, तो बिजनेस करने लगे। तो इसलिए ये जो टेक्नोलॉजी आप पढ़ रहे हो, इसका मैं दायरा बता रहा हूँ आपको, बहुत बढ़ गया दायरा। शुरू में जब ये बनाई गई थी तब ये प्राइवेट लोगों के लिए, आम लोगों के लिए, बेचने के लिए, दूसरे देशों के लिए, ये नहीं था। अब क्या हो गया, अब हमारे ये जो विंग हैं जिनको हम पढ़ेंगे, ये सब व्यापारी हो गए, पतंजलि हो गए। बाबा रामदेव ने जैसे व्यापार शुरू किया ना सब तरह का, योगा करा रहे थे शुरू में, फिर बीमारियों की जड़ी बूटियां बेचना शुरू की, पाउडर वगैरह, फिर शहद और ऐसी चीज़ें जो लगा कि पाउडर के लिए शहद लगता है, आयुर्वेदिक पाउडर खाने के लिए शहद के साथ लिया जाएगा, तो शहद फिर कोई किसी दूसरे कंपनी का क्यों, शहद भी हम ही देंगे, तो अपना शहद लेके आए। फिर लगा कि अच्छा शहद तो है लेकिन तुम तेल खराब खाते हो, तेल हमारा खाओ। तो फिर धीरे धीरे उन्होंने देखा तो पूरा किराना की दुकान उन्हीं की हो गई। तो वो अब पूरे व्यापारी हो गए। तो अब वो योगा और वो तो पता नहीं कहाँ चला गया, वो तो अलग हो गया, अब ये दूसरा शुरू हो गया। तो ऐसा ना हो कि हम इधर रक्षा विभाग में और करते साबुन तेल बेचने लग जाए हवाई जहाज बनाते बनाते क्योंकि इसमें प्रॉफिट है और इसमें कर्मचारियों को भी अच्छा लगता है। तो इसलिए शराब रोकने के लिए जो, या गलत शराब न बिके उसके लिए जो आबकारी अधिकारी होते हैं, कई बार उनकी शराब की दुकान लगवा दी थी। तो जितने भी एक्साइज वाले हमारे इंस्पेक्टर वगैरह थे, सब ये सब दुकान लगा के बेच रहे थे, शराब ही बेचने लगे थे। तो गवर्नमेंट जो है कभी कभी नीतियाँ ऐसी बनाती है, आपको लगेगा कि मैंने MPPSC दी है और अब मैं एक्साइज डिपार्टमेंट में जाऊँ क्योंकि उसमें रिश्वत अच्छी मिलती है, लोग खराब शराब बेचते हैं, औंधे सीधे काम करते हैं, टैक्स चुराते हैं, तो हम थोड़ा उनको ब्लैकमेल करेंगे और पैसा लेंगे, नहीं तो उसके यहाँ छापा डालेंगे। और बाद में पता चला कि आपको कहा कि नहीं, आप जा कर के शराब की दुकान पे बैठिए, काउंटर पे बेचना है आपको। तो अब MPPSC करके पता चला कि वहाँ शराब बेच रहे हैं। ठीक है, तो ये भी नौबत आ सकती है, कुछ भी हो सकता है, गवर्नमेंट कोई भी डिसीजन ले सकती है। और ऐसा किया तब लोग परेशान हो गए थे, पर हड़ताल नहीं कर सकते क्योंकि कमाऊ डिपार्टमेंट है ना, वहीं से कमाई होती है। जितना फर्जी और घटिया डिपार्टमेंट है उतनी ज़्यादा कमाई है। तो यूँ इज्जत नहीं होती लेकिन पैसा बहुत होता है। तो पुलिस वाला जो है वो बीच में घुसाता है, वो पकड़ लेता है शराब को और पैसे खा जाता है और छोड़ भी देता है, क्योंकि पुलिस वाले का क्षेत्र ही नहीं है वो एक्साइज वाले का क्षेत्र। पुलिस वाला उधर वन विभाग की लकड़ी भी पकड़ लेता, वन विभाग की लकड़ी पकड़ने वाला अलग आदमी है, वो फॉरेस्ट के गार्ड होते हैं, वो उनका है, वो हिस्सा उसको करना है, पैसा भी खाना है तो उसको खाना है, पकड़ना भी उसी को है, धाराएं भी उसी को लगानी है,
जेल में भी उसी को ले जाके डालना है, कोर्ट में भी वही पेश करेगा। लेकिन ये जो हमारा पुलिस वाला है ये सब जगह खड़ा हो जाता है, इसको अवैध लकड़ी भी दिखती है, इसको अवैध शराब भी दिखती है। उधर नारकोटिक्स ड्रग्स वगैरह के लिए एनडीपीएस एक्ट के तहत वो उधर नारकोटिक्स की पुलिस अलग है, वो काम उसको करना है, इसका काम भी यही करने लगता है। और इधर एक्साइज का काम भी करेगा, फॉरेस्ट का काम भी करेगा, इसका भी करेगा, और ट्रैफिक वाला भी करने लग जाता है। ट्रैफिक वो सफ़ेद कपड़े वाले जो पकड़ते हैं कई बार यही खड़े हो जाते हैं खाकी वाले, और रोको रोको 500 रुपये दो। तो जहाँ जहाँ पे भी वसूली वहाँ ये घुस जाते हैं जहाँ माल बनता है। और अपना खुद का काम है क्राइम रोकने का, गश्त लगाने का, चोरी ना हो, और थाने में बैठे कोई आवेदन आए तो उस पर विचार करें, न्याय दिलाएं उसको एफआईआर दर्ज। वो तो करते ही नहीं है, वहाँ बैठते ही नहीं है, मूल काम नहीं करते जिस काम के लिए रखा गया, वसूली में लगे रहते हैं दिन भर। जिसमें माल है वो अलग अलग डिपार्टमेंट, वो दूसरे का भी होगा तो भी कर देंगे, इनको अपने काम की फुर्सत नहीं है वो किसी दूसरे का कराएंगे। बोले ये सेवा है, ये हमारी ड्यूटी है, हम कानून नहीं तोड़ने देंगे किसी को। ठीक है, बड़ा मज़ेदार है। अभी आप जाओ, मज़ा आएगा आपको बहुत। जॉब में जाओगे तो आपको बहुत ड्रामे देखने को मिलेंगे, बहुत ही मज़ेदार है दुनिया। और इंडिया की तो बहुत ही जोरदार है, बहुत कर्तव्य परायण लोग हैं यहाँ पे जिनको हर जगह अपनी ड्यूटी दिखती है। बुरी स्थिति है। तो यही चीज़ जो है मुझे लगता है, डर लगता है कि ये जो डिपार्टमेंट जितने भी बनाए हैं टेक्नोलॉजी के, ये कहीं व्यापार ना करने लग जाए, बाबा रामदेव ना हो जाए, तेल साबुन बेचने लग जाएंगे। कोई प्राणायाम करा रहा था, सांस का ध्यान रख रहा था, कोई ईश्वर से जोड़ रहा था, अचानक पैसे जोड़ने लगा एकदम से। तो कहाँ से क्या हो गया? दुनिया एकदम बदली है पिछले कुछ सालों में, सचमुच में देश बदल रहा है। पर ये तो चोर तो पहले से ही थे, चोर अभी पैदा नहीं हुए, चोर तो भारत में पहले से ही है, पर्याप्त मात्रा में है, अच्छी खासी संख्या में। तो डिफेंस टेक्नोलॉजी की शुरुआत जो है उसमें कुछ श्रेणियां हैं, वो श्रेणियां लिख लीजिए आप लोग। जो सूची बनाएंगे वो कौन कौन सी सूची है? एक पार्ट है टेक्निकल और दूसरा है नॉन टेक्निकल। टेक्निकल और नॉन टेक्निकल। टेक्निकल वाले में फर्स्ट मिसाइल टेक्नोलॉजी, फर्स्ट वाला है मिसाइल टेक्नोलॉजी। मिसाइल टेक्नोलॉजी दो तरह की है, बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल्स एंड क्रूज मिसाइल्स। तो हम ये दोनों टेक्नोलॉजी देखेंगे, बैलिस्टिक वाली और क्रूज वाली। ये मिसाइल टेक्नोलॉजी का पार्ट है। लॉन्चर टेक्नोलॉजी, फ्यूल टेक्नोलॉजी, इंजन खास करके। तो मिसाइल्स में किस प्रकार के इंजन लगे होते हैं? तो जैसे हम लोग रेलवे में देखते हैं ना, डीजल इंजन है या इलेक्ट्रिक इंजन है, तो कौन कौन सा इंजन है? तो अभी जो सबसे ज़्यादा चर्चा में आता है रेमजेट, स्क्रैमजेट इंजन। रेमजेट और स्क्रैमजेट इंजन। एक में ऑक्सीडाइजर की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे इंजन जिनमें ऑक्सीडाइजर की ज़रूरत पड़ती है। तो फ्यूल तीन तरह का होता है,
वैसे गैस भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है और लिक्विड भी, तो बट यहाँ सॉलिड और लिक्विड, यहाँ पर जो फ्यूल होगा वो सॉलिड और लिक्विड। तो आपको टाइप्स ऑफ फ्यूल पढ़ने हैं यहाँ पर, तो इस बार का होमवर्क रहेगा आपका टाइप्स ऑफ फ्यूल, ईंधन के प्रकार। ठीक है, फिर आएंगे फाइटर जेट्स। फाइटर जेट्स यानी कि व्हीकल्स। व्हीकल्स व्हीकल्स पे क्या क्या व्हीकल्स हो जाएंगे? एयरक्राफ्ट्स, फाइटर क्राफ्ट्स, लड़ाकू विमान, फाइटर क्राफ्ट्स, सबमरीन, नौसेना के उसमें जाएंगे तो सबमरीन, पनडुब्बी पानी के अंदर, अंडर वाटर, और ग्राउंड पे क्या होंगे? एक तरह से टैंक्स, तरह तरह के टैंक्स और गाड़ियां, व्हीकल्स लोडिंग के लिए, आक्रमण के लिए। तो व्हीकल्स वाला पार्ट, ये सब टेक्निकल पार्ट है क्योंकि ये टेक्नोलॉजी से डेवलप होते हैं। तो व्हीकल्स, फिर आएंगे रडार। रडार्स, सोनार्स, लिडार, रडार, सोनार, लिडार, रडार, सोनार और लिडार। ये क्या होते हैं? रडार, सोनार और लिडार नेविगेशन के साथ अटैक करने के लिए गाइड करने वाली प्रणाली, गाइड करना, गाइडिंग सिस्टम। सारे सिस्टम को गाइड करना, टारगेट की तरफ ले जाने के लिए मदद करना। इसके अलावा बहुत सारे कैमराज होंगे, ड्रोन होंगे, यूएवीज होंगे, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स होंगे, बायोमिमिक वाली चीजें होंगी, एनिमल का लुक देने वाली, मेंढक, बर्ड्स, फ्रॉग, बर्ड्स और इनके नाम के बीटल्स, बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे मेंढक जैसे और ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, डीआरडीओ भी बनाता है, जो फुदक करके बॉर्डर पार चले जाते हैं, उनमें कैमरा लगा रहता है, उनमें साउंड रहता है, तो वहाँ की बातचीत सुन के आता है तो ऐसा लगता है कि मेंढक जा रहा है, लेकिन उसको रिमोट से चला सकते हैं। ऐसे ही बर्ड्स, बीटल्स, बटरफ्लाई, ये सब बनाए जाएंगे, और ये सब इसी को बोलते हैं बायोमिमिक, है ना, यानी कि एनिमल्स की नकल करके औजार बनाना, यंत्र बनाना, मशीन्स बनाना, ये सब काम होते हैं टेक्नोलॉजी। और उसके अलावा बहुत सारे जो मैंने प्रोडक्ट्स बताए, सैनिकों की वर्दी बनाना, उनके जूते अच्छी क्वालिटी के, उनके कवच, शील्ड, गन, हथियार, गोला बारूद, आर्म्स एंड एम्यूनिशन, वैसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कितनी चीज़ें हो गई? ढेरों हो गई कि नहीं? अब आप समझ रहे हैं ना क्या कार्य क्षेत्र है आपका, आपको कहाँ कहाँ पे काम करना है। हाँ, इन सब के एग्जाम्पल्स करना है, इन सब की टेक्नोलॉजी, उनके नाम, और कौन कब कब कमीशन्ड हुआ है, यानी कब कब आया है। और उसके अलावा एयरक्राफ्ट कैरियर, उधर नेवी में जाएंगे तो एयरक्राफ्ट कैरियर, बड़े बड़े शिप होते हैं जहाँ से युद्ध का संचालन होगा। तो शिप, आईएनएस विराट, विक्रांत, हम लोग पढ़ते हैं ना, एडमिरल गोर्स्को था, उसका नाम विक्रमादित्य, आईएनएस विक्रमादित्य, वो सब सबमरीन्स, सबमरीन से छोड़ने वाली मिसाइल्स को बोलते हैं टॉर्पिडो। तो टॉर्पिडोज वो सबमरीन से छोड़ी जाती हैं।
तो डिफेंस का अच्छा खासा समझ में आ रहा होगा आप। इसके अलावा डिफेंस का अपना टेलीकम्युनिकेशन होता है, अलग से बैंड्स होते हैं, जिन बैंड्स में वो लोग बात करते हैं, वो आम जनता को उपलब्ध नहीं होते। इसके अलावा इसरो बहुत मदद करता है, सैटेलाइट के माध्यम से नेविगेशन कराता है, तो कोलैबोरेशन विद इसरो। अंतरिक्ष के सैटेलाइट स्पेशली डिफेंस में बहुत मदद करते हैं, लड़ाइयों में बहुत मदद करते हैं, दुश्मन की लोकेशन बताना, सूचना इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचवाना, गोपनीय तरीके से, इनक्रिप्टेड तरीके से, बहुत अच्छा जो है जीपीएस सिस्टम देना। अभी जो हम पब्लिक को जो जीपीएस सिस्टम होता है उतना प्रिसाइज नहीं होता। आप जीपीएस लगा के कहीं जाते हैं, लोकेशन देखते हैं तो उसके आसपास नज़दीक की होती है, कई बार एग्जैक्ट नहीं होती। लेकिन सेना में तो फिर दिक्कत हो जाएगी अगर उतनी एग्जैक्ट नहीं होगी तो। हमारी पुलिस को भी उतनी एग्जैक्ट नहीं मिलती, लेकिन हमारी मिलिट्री, एयरफोर्स और उनको बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट होता है, और बहुत ज़्यादा डिजिटल एचडी पिक्चर होता है एक तरह का, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का उसको मैप मिलता है, और जो टारगेट बताया जाता है बिल्कुल एकदम प्रिसाइज होता है, 100% एक्यूरेट होता है, एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है। बात समझ में आ रही है ना? तो इमेजेस की क्वालिटी, प्रिसीजन, तभी तो टारगेट पे जाकर एकदम लगेगा। दुश्मन जहां रुका हुआ है, छुपा हुआ है, उसी पे जाके लगेगा। तो ये सारी चीजें मिलकर के आपका डिफेंस सिस्टम मजबूत बनता है। और इनके कुछ हिस्से ऐसे हैं जिनमें हम लोग एक्सपोर्टर भी हो गए हैं, इसलिए आत्मनिर्भर भारत सबसे ज़्यादा मेक इन इंडिया इसी फील्ड में हुआ है। और अब इसको प्राइवेट सेक्टर के लिए भी खोल रहे हैं। तो अब डर है कि कहीं प्राइवेट सेक्टर क्वालिटी ना गिरा दे, क्योंकि वो मुनाफा कमाने के चक्कर में रहता है। इसलिए बाकी फील्ड में प्राइवेट सेक्टर अपनी जगह ठीक है, लेकिन डिफेंस में तो फिर हल्की क्वालिटी के होंगे, गोला बारूद और जहाज और हेलीकॉप्टर, और तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो टेक्निकल पार्ट तो ये आपको समझ में आ गया। नॉन टेक्निकल पार्ट ये होता है कि तमाम प्रकार की ट्रेनिंग, डिफेंस की ट्रेनिंग, एजुकेशन, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़। डिफेंस के मामले में कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ तो अभी उतनी नहीं है, लेकिन कॉलेजेस इंटरनेशनल, या यूं कहें कि जॉइंट ऑपरेशंस, दूसरे देशों के साथ मिलकर के जो हम जॉइंट ऑपरेशन, युद्धाभ्यास करते हैं, वो जॉइंट ऑपरेशंस। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, फ्रेंडली रिलेशंस विद अदर नेशंस, दूसरे देशों के साथ हमारे मित्रतापूर्ण संबंध, स्ट्रेटजी, रणनीति। रणनीति भी बहुत मायने रखती है, उसको हम डिप्लोमेसी बोलते हैं। तो डिप्लोमेसी बहुत मायने रखती है। कई बार युद्ध नहीं करना पड़ता, दिमाग से युद्ध लड़े जाते हैं, युद्ध की जरूरत ही नहीं पड़ती। हम ऐसे आदमी से दोस्ती कर लेते हैं, ठीक है ना। आपके घर में से कोई आईपीएस हो जाएगा तो मोहल्ले का गुंडा आपसे अच्छा रहने लग जाएगा, क्योंकि उनको मालूम है इनके घर में एक आईपीएस है। तो बहुत फर्क पड़ जाता है, उसके बाद लड़ाई नहीं होती। मकान के ऊपर कोई कब्जा कर रहा है, थोड़ा सा इधर घुसाया, दीवार बना के, तो अपने आप ठीक कर लेता है, वो उधर घुसा लेता है। इसलिए एक बार बन जाओ, बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उसके लिए बोलना नहीं पड़ता, झगड़ा नहीं करना पड़ता, अपने आप ठीक रहने लगते हैं लोग, व्यवहार बदल जाता है लोगों का। ऐसे ही इंटरनेशनल लेवल पे जब हमारे प्रधानमंत्री जैसे बाइडेन के साथ हाथ मिलाते हैं, उनके कंधे पे हाथ रख देते हैं, पीठ थपथपा देते हैं उनकी, तो कई लोग तो वैसे ही डर जाते हैं कि ये तो बहुत ही पावरफुल है, इतना बड़ा आदमी जो है उसकी पीठ थपथपा दी इन्होंने, और वो भी आगे बढ़ के हाथ मिला रहा है। तो उससे कई देशों के दिमाग खराब हो जाते हैं, तो अपने आप बहुत सारे दुश्मन ठिकाने लग जाते हैं। तो ये काम मोदी जी बहुत अच्छे से करते हैं, साइकोलॉजिकल वाला ठीक है, इसमें बहुत आगे हो, चमकाने में बहुत आगे। असली में जो है वो बात अलग है लेकिन चमका तो देते हैं एक बार, तो आधी लड़ाई तो आदमी उससे ही जीत जाता है।
जैसे मैंने कहा घर पे अगर कोई IPS हो जाता है तो वो सारी प्रॉब्लम तो अपने आप अलाएँ बलाएँ वैसे ही टल जाती है। तो हमारे देश की भी अलाएँ बलाएँ टल जाती हैं, ठीक है ना। तो फिर वो पाकिस्तान वाले अपने प्रधानमंत्री को चिढ़ाते हैं, एक वो गए थे पीठ थपथपा रहे थे, तुमको चाय की नहीं पूछा, क्या औकात है तुम्हारी। तो फिर उसका भी दिमाग खराब होता है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम, बात तो है, बात में दम तो है। फिर धीरे धीरे वो भी बोलने लगता है। एक इंडिया को देखो, उनके प्रधानमंत्री कितना अच्छा निर्णय ले रहे हैं, एक हमको देखो, हम मरे जा रहे हैं, हमारी हालत कैसी कुत्ते जैसी हो गई है, खुद ही बोलने लगता है। फिर दिमाग खराब होने लगता है फिर सबका। तो ये पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा हिस्सा है, नॉन टेक्निकल स्ट्रेटजी तरीका होता है। दरअसल ये भी लड़ाई का हिस्सा है, उसके लिए थिएटर में उतरना जरूरी नहीं होता, ठीक है। लड़ाई अलग से भी दिमाग से लड़ी जा सकती है, ठीक है ना। पर ये हर किसी के बस की बात नहीं होती, सभी के बस की बात नहीं होती, हर किसी के बस की बात नहीं होती। फिर भी ये सारी चीज़ें, इसके अलावा जनता को सहयोग में लेना, जनता का सहयोग लेना, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे NCC है, स्कूलों में NCC के माध्यम से लोगों का सेना के प्रति रुझान बढ़ाना। क्योंकि आप जो लोग जानते हैं, स्कूल कॉलेज में आप लोग NCC को जानते होंगे, तो वो लगभग आधा सैनिक जैसा हो जाता है। अगर प्रॉपर आप NCC की ट्रेनिंग करेंगे तो पूरी लाइफ आप सैनिक की तरह तैयार रहेंगे। और वाकई में अगर देश को ज़रूरत हो तो NCC के लोग सेना की कमी को काफ़ी हद तक पूरा कर सकते हैं, क्योंकि उनको काफ़ी सारी ट्रेनिंग होती है। उनके जो कैंप होते हैं उसमें हथियारों की ट्रेनिंग भी हो जाती है, और उनको ट्रेनिंग बड़ी सख्त होती है। तो जो बड़े कैंप होते हैं, RDC तो खैर वो कल्चरल ज़्यादा हो जाता है, लेकिन बाकी जो कैंप होते हैं जो रिमोट एरिया में होते हैं, ट्रैकिंग कैंप होते हैं तरह तरह के, तो उनमें काफ़ी हद तक अच्छी चीज़ें हैं। और युवा को तो दरअसल स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले को तो मौका नहीं मिलता ना हर बार कि उसके घर वाले उसको सेना में भेजेंगे, वो डिफेंस की कोई एग्ज़ाम देगा, NDA करेगा, CDS करेगा, ये सब मौका तो सबको मिलता नहीं है। लेकिन उसके बावजूद वो उसको फील कर सकता है, इंजॉय कर सकता है कि अगर मैं सैनिक होता तो मेरी लाइफ कैसी होती, या वैसी वर्दी पहनना। तो जो लोग NCC की वर्दी पहनते हैं वो अपने आप को काफ़ी हद तक पुलिस वाला या आर्मी वाला मानने लगते हैं, काफ़ी हद तक उनको वो पसंद है। फिर उनको वो जो ट्रेनिंग कराने आते हैं ना, तो वो उनको रोल मॉडल मानने लगते हैं ना एक तरह से। तो धीरे धीरे वो काफ़ी हद तक, मुझे लगता है स्कूल कॉलेज ने बड़ा क्रांति किया है NCC ने। ये सब चीज़ें आपकी नॉन टेक्निकल वाले पार्ट में आप डिफेंस में ले जा सकते हैं। स्टूडेंट विंग, और कई देशों में तो स्टूडेंट्स को सेना में भर्ती होना ही पड़ता है, क्योंकि वहाँ की जनसंख्या कम है, जैसे इजराइल की जनसंख्या कम है, और बॉर्डर की सिक्योरिटी तो करना है। अब ज़्यादा एज वाले लोग तो सेना में भर्ती नहीं हो पाएंगे, तो युवाओं को सेना में जाना ही होता है। इसलिए हमारे यहाँ अग्निवीर को कंपेयर कर रहे थे हम लोग, तो इस बार अग्निवीर को भी इसमें डाल सकते हैं। यहाँ पर हमारी सेना की भर्ती के नियम या अग्निवीर, तो अग्निवीर से क्वेश्चन हो सकता है। अभी जैसे रूस में ढूंढ रहे हैं ना युवाओं को, और 50 साल से छोटे, तो जितने भी बुजुर्ग हैं वही हैं वहाँ, और महिलाएं बची हैं, बाकी सब भाग गए रूस में, क्योंकि उनको मालूम है युद्ध लड़ने जाना पड़ेगा, क्योंकि जो रूस की भी जनसंख्या बहुत कम है। और जेलेंस्की ने भी सबको, महिलाओं को कहा चले जाओ, बुजुर्गों को कहा आप लोग देश छोड़ के चले जाओ, बाकी जवान लोग यहीं रुकेंगे, हम उनको ट्रेनिंग देंगे 15 दिन की, हथियार पकड़ाएंगे, और उनको लड़ना पड़ेगा रशियन लोगों के साथ, फौज के साथ लड़ना पड़ेगा। तो इमरजेंसी में, इसलिए आपके मूल कर्तव्यों में लिखा हुआ है कि आवश्यकता पड़ने पर देश की सेवा करे, मतलब आपको आर्मी में जाना पड़ सकता है, आपातकाल में हर युवा को जाना पड़ सकता है। तो ये नॉन टेक्निकल पार्ट है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जेलेंस्की की फ़ौज में तो महिलाएं भी बहुत हैं, लड़कियां बहुत हैं, फ़ौज है, बाकायदा लड़कियों की फ़ौज है, तभी तो यूक्रेन मुकाबला कर पा रहा है। यूक्रेन के पास इतने सैनिक थोड़ी हैं, जनसंख्या ही नहीं है, और विदेशी तो सब चले गए, विदेशी थोड़ी लड़ेंगे उसके लिए। मातृभूमि का भाव होना चाहिए ना, कि हम अपनी मातृभूमि के लड़ रहे हैं, हम स्वतंत्रता मांग रहे हैं, हम गुलाम नहीं होंगे, उस भाव से लड़ पाता आदमी। इंडिया का आदमी वहाँ पढ़ने गया तो उसकी मातृभूमि तो यहाँ है ना,
वो तो आज़ाद है, वो तो यहाँ पे भी पढ़ सकता है, तो वो लौट आया, वो थोड़ी लड़ेगा यूक्रेन के लिए। आ गया समझ में? तो डिफेंस को कई तरह से तैयार करें। इसके अलावा तीसरा पार्ट होगा जो आप जोड़ सकते हैं, वो हमारा एनालिटिकल पार्ट होता, यानी कि हमारी रक्षा नीति, CDS का पोस्ट, थिएटर कमांड, इतने सारे थिएटर कमांड हैं, तो एक थिएटर कमांड होना चाहिए, भारत की डिफेंस पॉलिसी होनी चाहिए, स्ट्रेटजी होनी चाहिए, रक्षा नीति क्या हो। इसके अलावा खरीदारी के नियम पारदर्शी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, बिडिंग प्रोसेस ऑनलाइन होना चाहिए, ओपन होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, वो सब। हथियार बहुत पुराने हैं तो उनको रिप्लेस करना, दुनिया के कौन कौन से देशों से हमें क्या क्या खरीदना चाहिए। हम जानबूझ के रशिया से इसलिए खरीदते थे क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान को बेचता था। अब दोनों एक जैसा हथियार खरीद लेंगे तो कैसे काम चलेगा? एक ही से खरीद लेंगे तो कैसा होगा? इसलिए होली पे भी पिचकारी जो है, आदमी एक ऐसा है कि वो दूर से खुद भी उतना ही रंग जाए और सामने वाले को भी उतना ही रंगेगा, तो फिर बात नहीं बनेगी ना। वो सामने वाले को पूरा रंग दे और खुद पे उतने छींटे ना आए, इतनी दूरी से उसको चलने वाली पिचकारी चाहिए तब जा करके उसकी टेक्नोलॉजी ज़्यादा एडवांस होगी। दोनों एक ही दुकान से खरीद के लाए तो फिर तो एक दूसरे को रंग बैठेंगे ना, फिर तो बात नहीं बनी। तो वैसा है। तो ये दुनिया भर में हम लोगों ने होली खेली है तो हथियार बेचने वाले देश कभी नहीं चाहते शांति रहे, तो ये आइडियोलॉजिकल वाले में आएगा, एनालिटिकल वाले में। इसलिए यूरोप के पुराने लोग बोलते थे युद्ध होते रहने चाहिए, युद्ध अच्छे होते हैं, दाग अच्छे हैं तो युद्ध अच्छे हैं। युद्ध क्यों होते रहना चाहिए? क्योंकि हथियार बिका करेंगे, हथियार नहीं बिकेंगे तो फिर हम ऐश कैसे करेंगे? तो भारत के लोग, पाकिस्तान के लोग हार्डवर्क करें, खेती करें, मेहनत करें, और फिर उसके बाद दोनों एक दूसरे से दुश्मनी पालें, गालियां दें, चमकाएं एक दूसरे को, और फिर दौड़ कर आए हमारे के पास कि आपके पास लेटेस्ट वाला आ गया है क्या? तो हाँ ये ले जाओ, ये बहुत अच्छा चलता है, इससे सामने वाला पानी नहीं मांगता। फिर वो उधर वाला जो है रशिया वाला बोलता है उसके मुकाबले तो ये बेस्ट है, ये ज़्यादा उड़ करके जाता है, जो हमारा अभिनंदन गया था उड़ के वैसा। फिर वो सऊदी अरब भी बनाने लगा है, और कुछ वो बनाता नहीं, वो खरीदता है। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा सऊदी अरब खरीदता है। छोटा सा देश है, बट ईरान से दुश्मनी है, ईरान को सबक सिखाना है, तो वो बहुत खरीदता है, और पैसा भी बहुत है, तेल का पैसा है। दूसरे नंबर पे हम हैं। चाइना तो खुद ही बना लेता है, कॉपी कर लेता है, कॉपी करने में माहिर है, एक खरीद के लाता है, बहुत सारे बना लेता है, फोटो कॉपी करते हैं ना नोट्स की, वैसे तो वैसा काम है। बट हम थोड़े से एथिक्स वाले, हम कॉपी नहीं करते। अब हमने थोड़ा बनाना शुरू किया है, तो वो आइडियोलॉजी वाला गेम। तो जो हथियार बेचने वाले देश हैं, यूरोप के, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, रशिया, ये 4 बड़े देश ये बेचते हैं। चाइना अपने लोगों को, मित्र देशों को बेचता है, जैसे पाकिस्तान को बेचता है, तो पाकिस्तान को रशिया भी बेचता है, फ्रांस भी बेचता है, अमेरिका भी बेचता है, और चीन भी बेचता है। हम केवल फ्रांस से, इजराइल से और अमेरिका से तो नहीं खरीदते, क्योंकि थोड़ा बहुत कुछ खरीदा है, लेकिन अमेरिका से ज़्यादा नहीं। लेकिन फ्रांस, इजराइल और रशिया से हम खरीदते हैं। ये 3 देशों से हम ज़्यादा खरीदते हैं। चाइना हमको देगा नहीं, क्योंकि हमारे बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट है, और हम मांगेंगे भी नहीं उनसे, हम उनकी दुकान पे भी नहीं जाएंगे। तो चीज़ें समझ में आ रही होगी। तो ये भी डिफेंस सिस्टम का ही पार्ट है, बट ये नॉन टेक्निकल चीज़ें हैं। तो घेराव कैसे करते हैं सब्जेक्ट का समझ में आ रहा है? ये विजन होना चाहिए सिविल सर्विसेज के हिसाब से। कई बार सोचते हैं हमने सर वो पढ़ लिया है, पृथ्वी मिसाइल, अग्नि मिसाइल की लिस्ट देख ली है, किलोमीटर है और वो इतना वजन ले जा सकती है, और इस तारीख को उसका परीक्षण हुआ था, उससे बात नहीं बनेगी। वो तो ठीक है,
वो तो बाबू लेवल की जानकारी है, क्लेरिकल, क्लर्क बनने के लिए, चपरासी बनने के लिए जो परीक्षाएं होती है वो उनके लिए होती है। मैंने जो अभी सिलेबस बताया ये ऑफिसर स्टाइल है। जब आपको ऑफिसर बनना है, पॉलिसी मेकर बनना है, तो आपका दिमाग जो है उस स्तर पे चलना चाहिए जो अभी बताया। वो जो शुरू में मैं पार्ट बताया टेक्निकल वाला छोटा मोटा, वो तो कोई भी कर लेगा क्योंकि उसके तो इंटरनेट पे पड़े हुए हैं, और तमाम यूट्यूब के वीडियो जो हैं वो यही वाले तो हैं जिसमें वो बता रहे हैं। एक फोटो लगा रहता है पीछे, उसी को ऊपर देता है, आधा घंटा लगा देता है उसी में तमाम चीज़ें बताने वो, और मिलियंस में उसके व्यूज़ होते हैं। सामने वाले को भी बहुत अच्छा लगता है, जो फोटो में लिखा है वही बोल रहा है क्योंकि फोटो में लिखा है पीछे। वो बोलता है इसका भाग ये सबसे ज़्यादा लंबा होता है, तो हाँ होता तो है। बंदूक की नली सबसे लंबी होती है, और बंदूक का फोटो बोलते हैं इसका आगे का हिस्सा आप देखेंगे बहुत लंबा है। हाँ, जैसे मनुष्य का फोटो होता है, इसके ऊपर जो ऊपर का हिस्सा है सिर है, इसके ऊपर बाल होते हैं। बोले हाँ बाल दिख रहे हैं ना आपको? बोले हाँ बाल दिख रहे हैं। भाई ऐसे ऐसे वीडियो पे मिलियंस व्यू है, लाखों में। हमारे 2-3 हज़ार से ज़्यादा नहीं जाते क्योंकि हम ऐसा कुछ दिखाते नहीं। बहुत ही लोकल लेवल पे आप बात करोगे, एकदम लोकल लेवल पे, तो सब्जी बेचने वाला भी खोल के बैठा है तो उसको समझोगे हाँ मुझे भी बाल तो दिख रहे हैं बात सही कह रहा है और हमारी बात तो समझ में आएगी नहीं उसको। नॉन टेक्निकल, टेक्निकल, ये क्या है, कौन सी स्ट्रेटजी क्या है, ये तो झमेला है। तो ऑफिसर लेवल पे तो थोड़ा सा आपका लेवल जो है चेंज हो जाएगा, ठीक है, वो डिफरेंट है। तो इसलिए कई लोग हमको सुझाव देते हैं कि आप उनके जैसा नहीं बताते, फलाने बताते हैं वैसा आप नहीं बताते, मतलब आप ठीक नहीं हो, आप अच्छे अंकल नहीं हो तो वो वाली दिक्कत है वो तो हम नहीं कर सकते। वो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हम यूपीएससी का पढ़ा रहे हैं, खास करके एमपीपीएससी का पढ़ा रहे हैं, तो अच्छे क्वालिटी में बताएंगे आपको, अच्छा होमवर्क देंगे, जगाएंगे। नोट्स हमारे देख लीजिए, उसमें ये सब क्वालिटी मिल जाएगी। मार्केट से भी बुक्स लाएंगे सिविल सर्विसेज के हिसाब की, तो वो सब मैं जो बता रहा हूँ वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। तो इस बार का होमवर्क डिफेंस है तो ये हो गया। चलिए थोड़ा सा स्पेस वाले में चलते हैं, न्यूक्लियर वाला पहले कर लेते हैं। वो अग्नि और पृथ्वी और वो सब नाग और त्रिशूल और वो सब कर लीजिएगा, वो बहुत सिंपल है, ठीक है। वो लिस्ट है, वो तो लिस्ट है, लिस्ट मुझे लगता है आप लोग कर लोगे। उस पर आगे आगे जो भी लिखा है उसका कि इसमें ये होता है, इसमें ये होता है, तो वो वही होता है, उसके अलावा और कुछ नहीं होता, उसमें समझने जैसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। अब आप देखिए दूसरा सिस्टम हमारा नाभिकीय ऊर्जा। तो अगर आप 11th-12th केमिस्ट्री पढ़ें, फिजिक्स पढ़ें, तो आपने न्यूक्लियर फिजिक्स, न्यूक्लियर केमिस्ट्री पढ़ा होगा। वहाँ 2 प्रकार की क्रियाएं बताई जाती है, फ्यूजन और फिजन, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। 2 तरह की बात की जाती है, 2 मूल क्रियाएं हैं। फिजन मतलब विखंडन, विखंडन से जो ऊर्जा होती है, तो फिजन कराया जाता है और न्यूट्रॉन की बमबारी करके उसका फिजन कराया जाता है, तो फिर वो रुकता नहीं। तो 2 तरह का फिजन होता है, कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड। तो जब हम न्यूक्लियर रिएक्टर बनाते हैं तो कंट्रोल्ड तरीका होता है, उसमें हम कंट्रोल करके रखते हैं। और जब बॉम्ब होता है, न्यूक्लियर बॉम्ब, एटम बॉम्ब जो होता है, वो अनकंट्रोल्ड होता है, उसके रेडिएशन को हम रोक नहीं सकते, बस फिजन करा देते, बम फोड़ देते हैं, मतलब फिजन होता रहेगा, विखंडन होता रहेगा। अब रेडिएशन निकलेगा, धमाके के बाद रेडिएशंस निकलेंगे, और रेडिएशन कहाँ तक जाएंगे, कितने जाएंगे, कब तक जाते रहेंगे, उसका कोई लेना देना नहीं है, ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक प्रोसेस। तो परमाणु बम, एटम बम अनियंत्रित प्रक्रिया है, अनकंट्रोल्ड प्रोसेस। और कंट्रोल्ड है तो वो नाभिकीय रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर। संलयन में भी दोनों तरह का, कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड। अनकंट्रोल्ड होगा तो हाइड्रोजन बॉम्ब, और अभी संलयन का, फ्यूजन का हमने अभी विद्युत उत्पादन का तरीका नहीं ढूंढा है, क्योंकि लेबोरेटरी में उसमें दिक्कत है। अभी हम उसको कंट्रोल तरीके से नहीं करवा पा रहे हैं, तो हम अनकंट्रोल तरीके से करते हैं, तो वो बम होता है हाइड्रोजन बॉम्ब।
और न्यूक्लियर बॉम्ब जो होता है वो विखंडन, न्यूक्लियर फ्यूजन, फ्यूजन कंट्रोल्ड तरीका होता है इन लैब, या यूं कहें कि न्यूक्लियर रिएक्टर में। तो भारत में जो प्रमुख न्यूक्लियर रिएक्टर हैं, तो जो इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर रिएक्टर हैं वो थोड़ा सा देख लीजिए। तमिलनाडु में दो हैं, कलपक्कम और कुडानकुलम। कलपक्कम और कुडानकुलम तमिलनाडु में। केगा कर्नाटक, केगा कर्नाटक। तारापुर महाराष्ट्र, तारापुर महाराष्ट्र। काकरापार गुजरात, काकरापार गुजरात। रावतबाटा राजस्थान। नरोरा उत्तर प्रदेश। तो ये इंपॉर्टेंट सेंटर्स, और यहाँ विद्युत उत्पादन, ऊर्जा, तो शांतिपूर्ण उपयोग के लिए, पीस के लिए, यानी कि ऊर्जा के लिए, एनर्जी के लिए, तो कंट्रोल्ड तरीका होता है। बकायदा एक कंट्रोल्ड सेल में हम लोग उसको फ्यूजन कराते हैं, न्यूट्रॉन की बमबारी करा के फ्यूजन करवाते हैं, ऊपर से कंट्रोल करके रखते हैं। रॉड्स होती हैं कंट्रोल करने के लिए, और जो यूरेनियम की, जो एनरिच्ड यूरेनियम का जो पैलेट्स होती है, गोलियां होती है, वो उसमें रखी जाती है। लेकिन भारत में यूरेनियम हमको एनरिच्ड वाला मिलता नहीं है। हमारे पास जो यूरेनियम है वो यूरेनियम 238 और वो 235, तो ये जो है बहुत कम मात्रा में, क्योंकि हमारे पास जो यूरेनियम है उसमें काम का यूरेनियम 0.5% से 1% है, 99% बेकार है। और हमारे पास थोरियम बहुत ज़्यादा है, तो हम प्लूटोनियम, यूरेनियम और ये सब पढ़ लीजिएगा। तो आज के होमवर्क में लिख लीजिएगा कि जो न्यूक्लियर मटेरियल है उसमें यूरेनियम, प्लूटोनियम और थोरियम, ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इनको इसमें यूज़ किया जाता है। साथ में कूलेंट होता है, इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कूलेंट, क्योंकि इसमें हीट बहुत जनरेट होती है, तो मेल्टिंग हो जाएगा। पूरा जो हमारा सिस्टम है, प्लांट है, वो मेल्ट कर जाएगा। तो मेल्टिंग से बचाने के लिए कूलेंट होता है। तो कूलेंट कहीं पर हेवी वाटर को यूज़ करते हैं, कहीं लिक्विड सोडियम को यूज़ करते हैं, लिक्विड सोडियम, और या फिर नॉर्मल वाटर जो हमारा पानी है सादा, तो वो कूलेंट की तरह यूज होता है एज ए कूलेंट। ठीक है, तो आज के होमवर्क में ये जोड़िएगा। तो हम अपने जो हमारे पास जो थोरियम के भंडार है उसको यूज़ करना चाहते हैं, तो होमी जहांगीर भाभा इसके जनक हैं हमारे यहाँ। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, बार्क के ऊपर शॉर्ट नोट लिखिए, होमी जहांगीर भाभा पे शॉर्ट नोट लिखिए, एक शॉर्ट नोट होमी जहांगीर भाभा पे, एक बार्क पे, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। तो हमने जब ये चीज़ जवाहरलाल नेहरू के सामने होमी जहांगीर भाभा ने रखी थी, तब उन्होंने कहा था कि हम इस प्रकार का, तो 3 स्टेज ब्रीडर रिएक्टर बना करके, तो हम जो करते हैं वो 3 स्टेज में करते हैं। तो 3 स्टेज हमारा टेक्निक कौन सा है ऊर्जा प्राप्त करने का, वो तीनों स्टेज लिखिएगा, भारत की 3 स्टेज। कि एटॉमिक एनर्जी की स्ट्रेटजी बताइए। कभी कभी ये आ जाता है क्वेश्चन, अब तो बहुत पुराना हो गया, अब तो नहीं आएगा इतना, लेकिन हमारी टोटल एनर्जी का, जितनी अभी हम एनर्जी हमको ज़रूरत पड़ती है 600 गीगावाट का, हम 2%
12 गीगावाट एटॉमिक एनर्जी से प्राप्त करते हैं, 2%। पाकिस्तान 8% करता है एटॉमिक एनर्जी से। फ्रांस लगभग 60% करता है, 70%। फ्रांस 70% एटॉमिक एनर्जी से लेता है। जापान भी अच्छा खासा लेता है, लेकिन फुकुशिमा में जो प्लांट था, पावर प्लांट, उसमें से जो रेडिएशन फैला था, सुनामी आया था, और सुनामी के बाद में जो वहाँ लीकेज हुआ और वो सब बर्बाद हुआ, तो उसके बाद से लोगों में डर बैठने लगा है। तो एक क्वेश्चन ये आता है कि भारत में चुनौतियाँ क्या क्या है, चैलेंजेस क्या क्या हैं एटॉमिक एनर्जी के लिए, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के लिए। तो एनजीओ बहुत सारे विरोध करते हैं, और लोकल पब्लिक डिस्पोजल की प्रॉब्लम भी है, क्योंकि न्यूक्लियर मटेरियल को डिस्पोज करना पड़ता है और रेडिएशन फैलने का खतरा रहता है, इसलिए लैंड एक्विजिशन की प्रॉब्लम, जमीनें ज़्यादा से ज़्यादा लेना पड़ेगी किसानों की। प्राइवेट लैंड को खरीदना पड़ता है गवर्नमेंट को, क्योंकि उसको अंडरग्राउंड गहरा डिस्पोज करना, फिर उस लैंड को वापस एग्रीकल्चरल यूज़ में यूज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि रेडिएशन का खतरा रहता है, फसलें खराब हो सकती है, बीमारियां, कैंसर हो सकता है। तो हमेशा के लिए वो लैंड चली जाएगी, फिर उसका दूसरा यूज़ नहीं होगा। तो ये बहुत सारी दिक्कतें हैं इंडिया में, और डेमोक्रेसी में ज़्यादा दिक्कतें होती है, क्योंकि डेमोक्रेसी में सबसे मिलजुल करके मीडिया उसको उछालेगा, लोकल लोगों का सपोर्ट नहीं मिलेगा, जनता बहुत जल्दी आंदोलन करने लग जाती है, और इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है। इससे ज़्यादा तो हम उधर सोलर एनर्जी में, विंड एनर्जी में बिजली बना लेंगे, वो काफ़ी सस्ता है। बैटरी में बना लेंगे, अभी लिथियम के भंडार हैं हमारे पास, जम्मू कश्मीर में मिले, हम कहीं दूसरे सेक्टर में कर लेंगे। तो रिन्यूएबल में हम बाहर ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं सस्ते तरीके से। तो सरकार हम इतने अमीर देश भी नहीं है कि ज़्यादा पैसा लगा करके थोड़ी सी ऊर्जा प्राप्त करें, तो इसलिए सरकार ने इसको अभी बहुत ज़्यादा इसको प्रमोट नहीं कर रहे हैं। तो न्यूक्लियर एनर्जी वाला पार्ट समझ में आ गया आपको, एटॉमिक एनर्जी। तो ये न्यूक्लियर साइंस, एटॉमिक एनर्जी, इसके बेसिक्स से लेकर के तो 11th-12th की जो आप केमिस्ट्री देखते होंगे एनसीईआरटी, वहाँ से इन चीज़ों को उठाइएगा। केमिस्ट्री फिजिक्स दोनों में है, रेडियो एक्टिविटी वाला चैप्टर, तो उसको यहाँ से ले जा सकते हैं। न्यूक्लियर चेन रिएक्शन क्या होता है, हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, अर्धायु काल क्या होता है, और भी छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं बहुत सारे। सिंपल क्वेश्चंस जो एमपीपीएससी में आते हैं तो फिजन और फ्यूजन के एग्जाम्पल के आते हैं, और बहुत सिंपल होते हैं। यूपीएससी आपको स्ट्रेटेजिक तरीके से ले जाएगा, एनालिटिक वाले में ले जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो मुझे लगता है स्पेस और आईटी हम नेक्स्ट टाइम करें, ठीक है। स्पेस और आईटी वाला पार्ट नेक्स्ट टाइम करेंगे। चलिए शांति पाठ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टासु शांतिर्भवतु। बोले गायत्री माता की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की। हम सुधरेंगे, हम बदलेंगे, एक बनेंगे। जन्म जहाँ पर, अन्न जहाँ का, ज्ञान जहाँ से, वह है प्यारा। देश की रक्षा कौन करेगा? मानव मात्र, नर और नारी, जाति वंश सब, भारत माता की, भारतीय संस्कृति की